नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और इन सभी प्रश्नों के एग्जामों में पूछे जाने की या फिर इन प्रश्नों से संबंधित जो प्रश्न आपको बताए जाएंगे, रिवीजन करवाए जाएंगे, उन सभी प्रश्नों के एग्जामों में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिया गया है। परमाणु परीक्षण के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किया है और वही पूछा जाता है कि कहाँ पे किया, कब किया और उसका नाम क्या था, उसकी खास बात क्या थी। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा 1998 में भारत ने यहाँ पे लिखिए कहाँ 1998 भारत में कहाँ परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण किया गया। तो ये किया गया पोखरण में। कहाँ पे किया गया था? पोखरण में किया गया था। अब पोखरण के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में। ये भारत का 1998 वाला जो परमाणु परीक्षण था, ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। कौन सा था? दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका कोड नाम भी पूछा जाता है कि परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। तो कोड नाम भी आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका कोड नाम क्या था, तो इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से लॉन्च किया गया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन शक्ति कहते हैं। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं शक्ति 98 मिलता है, क्योंकि 1998 में ये लॉन्च किया गया था, इस वजह से कहीं कहीं शक्ति 98 भी मिलता है। अगर आपसे पूछ ले यहीं पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दूसरे परमाणु परीक्षण में भारत ने 5 बम फोड़े थे। कितने? 5 यहाँ पे परमाणु बम क्या हुआ था? यहाँ पे फोड़े गए थे। तो ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने परमाणु बम फोड़े गए थे। तो 5 परमाणु बम। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये 1974 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये भी पोखरण में ही हुआ था। पोखरण कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था और इसका नाम है इसका नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था इसका? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था और ये 1974 में हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहले परमाणु परीक्षण में जो बम फोड़ा गया था, उसके वजन के बारे में पूछा जाता है कि उसका वजन क्या था। तो वो 12 kg का वजन था, 12 किलोग्राम का। तो ये 2 परमाणु परीक्षण हुए थे, इससे इतनी चीज़ें पूछे जाती हैं। आप सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे तो ये परमाणु परीक्षण से कोई भी प्रश्न आपका छूटने नहीं पाएगा। तो दूसरा परमाणु परीक्षण भारत में 1998 में पोखरण में हुआ था, राजस्थान में। ये दूसरा वाला था और इसका कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति 98 इसका कोड नाम था। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, पोखरण राजस्थान में। इसका कोड नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। वजन इसका जो बम फोड़ा गया था 12 किलोग्राम का, और 98 में जो फोड़ा गया था उसमें 5 परमाणु बम फोड़े गए थे। 5 परमाणु बम फोड़ के उसका परीक्षण किया गया था। तो इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 2023-24 में, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, पूछा गया था एग्जाम में। 2023-24 में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा था? तो ये था आपका सऊदी अरब। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का निर्यातक देश कौन था? सऊदी अरब था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे 2023-24 की बात करें तो। अगर आपसे पूछे कि सऊदी अरब की राजधानी बता दीजिए क्या है, तो सऊदी अरब की राजधानी जो है, इसका राजधानी है रियाद। क्या है? राजधानी रियाद। अगर आपसे पूछे सऊदी अरब की मुद्रा, M फॉर मनी और K फॉर कैपिटल, तो मुद्रा पूछे तो इसकी मुद्रा क्या है? तो रियाल इसकी मुद्रा है। रियाद राजधानी और रियाल इसकी मुद्रा है। तो सऊदी अरब के बारे में कम से कम ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सऊदी अरब के बारे में 1-2 चीज बताइए। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी जो मस्जिद है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? तो जो विश्व की सबसे बड़ी जो मस्जिद है, इसका नाम बता दीजिए और ये कहाँ पे स्थित है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसका नाम है मस्जिद अल हराम। क्या नाम है उसका? मस्जिद अल हराम उसका नाम है। और मस्जिद अल हराम कहाँ पे स्थित है? ये सऊदी अरब में ही स्थित है। कहाँ पे? सऊदी अरब में
स्थित है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसका नाम है किंग फहद एयरपोर्ट। क्या नाम है उसका? किंग फहद एयरपोर्ट। और ये भी कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सऊदी अरब में एक जगह है उसका नाम है दम्मान, वहां पे ये स्थित है एयरपोर्ट। तो इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि 2023-24 में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा था, तो वो था आपका सऊदी अरब। ठीक, सऊदी अरब की राजधानी रियाल, मुद्रा क्या है इसकी? रियाद है। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद भी हमने बताया अल हराम, उसका नाम अल हराम है, वो भी कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या है, तो किंग फहद दम्मान सऊदी अरब में स्थित है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के चंपारण में कब सत्याग्रह हुआ था। तो देखिए बिहार के चंपारण में जो सत्याग्रह है ये गांधी जी ने किया था 1917 में। बिहार के चंपारण की बात करें सत्याग्रह की, अगर आपसे पूछे कि सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। भारत में ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे था, भारत ना देके गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो 1906 में हुआ था, वो साउथ अफ्रीका में हुआ था पहला सत्याग्रह। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूछता है तो वो 1906 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नेतृत्व इसका महात्मा गांधी जी ने किया था। चंपारण बिहार में हुआ था, यहाँ पे नोट करिएगा, चंपारण बिहार में हुआ था। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये चंपारण सत्याग्रह किस कारण से हुआ था, तो इसका कारण भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ था आपका ये तिनकठिया प्रथा के लिए, अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था तिनकठिया प्रथा। अब आप लोग बताएंगे कि तिनकठिया प्रथा क्या था, तो इसमें से 20 भाग में से अंग्रेजों ने कहा था कि मतलब 20 भाग खेती में से 3 भाग पे क्या करना पड़ेगा, आपको नील की खेती करना पड़ेगा। किसकी खेती करना पड़ेगा, तो नील की खेती। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया था, ये सत्याग्रह किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके लिए सत्याग्रह के लिए आमंत्रित कौन किया था, ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्याग्रह के लिए इन्हें किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने इन्हें बुलाया था। कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने तिनकठिया प्रथा के लिए इन्हें बुलाए थे। और गांधी जी के साथ में 2 लोग और गए थे, वो भी पूछा जाता है। इसके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। इसमें गांधी जी के साथ में और कौन लोग शामिल थे, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे। जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी ये बने थे। और कौन इनके साथ शामिल था, अनुग्रह नारायण भी इनमें शामिल थे। कौन? अनुग्रह नारायण। तो ये 2 लोगों का और नाम याद रखेंगे, इसमें शामिल रहने वाले 2 व्यक्ति और थे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, कह रहा है कि बिहार के चंपारण में कब सत्याग्रह हुआ था, 1917 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। और अगर आपसे पूछे विश्व में पूरा पहला सत्याग्रह कब किए थे, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और जो भारत का सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, इनका जो कारण था तिनकठिया प्रथा थी। अंग्रेजों ने 20 भाग खेती में से 3 भाग खेती पे कह दिया था कि आप अनिवार्य रूप से नील की खेती करेंगे, और इसी को कहा गया तिनकठिया प्रथा। ठीक, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करना है, तो इसी को कहा गया तिनकठिया प्रथा। इसमें शामिल कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण इसमें शामिल थे। और इसके लिए, इस सत्याग्रह के लिए इन्हें बिहार चंपारण में किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने बुलाया था। तो क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर भी करिए।
इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न आ चुका है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि जो हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते वो कहलाते हैं, उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। वो बेचारे स्वयंपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी से मतलब नहीं। स्वयंपोषी आदमी भी होते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहते हैं, वो अच्छे कैटेगरी के लोगों में आते हैं। एक होते हैं परपोषी, जो अपना भी खाते हैं और दूसरों के जो भोजन है उस पर ध्यान देते हैं, तो उनको कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं? इस तरह के मनुष्य भी होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी। अब परपोषी वो भोजन दूसरों पे निर्भर होते हैं, दूसरों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, तो उन्हें कहते हैं परपोषी। अब परपोषी को 3-4 टाइप में और बांटा गया। जैसे इसमें होता है, पहला आप लोग एक ध्यान रखेंगे, ऐसे ही ध्यान रखेंगे, नंबरिंग क्या करना, परजीवी। एक होता है परजीवी, इसी में आते हैं परजीवी। और एक होता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी जीव भी इसमें आते हैं। और एक होता है आपका कीटभक्षी भी इसी में आता है। और एक होता है सहजीवी, साथ साथ में जीवन यापन करता है, सहजीवी होते हैं, उन्हें कहा जाता है। और एक होता है आपका कीटभक्षी, कीटभक्षी भी होता है। तो ये भी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से परपोषी को 4 भागों में बांटा गया है। 2 तरह के होते हैं, एक स्वयंपोषी होता है, जीव जो यहाँ पे कुछ हरे पौधे और कुछ जीवाणु 2 तरह के होते हैं, स्वयंपोषी, एक परपोषी। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और दूसरा परपोषी होते हैं, वो भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। जैसे परजीवी हो गया, मृतोपजीवी हो गया, सहजीवी हो गया, कीटभक्षी हो गया, ये सभी परपोषी में आते हैं। ये भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो देखिए, ये रेलवे के बारे में आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा ये सभी प्रश्न। तो ये इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न है, और ये आपका बॉटनी से प्रश्न था, या फिर आप साइंस से समझ लीजिए, साइंस का प्रश्न था। किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में भाई रेलवे लाइन की सबसे ज़्यादा लंबाई है। ठीक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन की लंबाई है। ठीक, और बात करते हैं अब रेलवे के बारे में। यहाँ पे प्रश्न आया है और रेलवे में पूछा गया प्रश्न भी है, तो आइए चलिए रेलवे के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें। अगर आपसे पूछे कि विश्व में, हाँ एक चीज़ और लिखेंगे, अगर आपसे पूछे कि विश्व में जो रेलवे लाइन की लंबाई के बारे में, विश्व में जो अगर रेलवे लाइन की लंबाई की बात करें तो भारत का स्थान किस स्थान पे है? भारत का स्थान किस स्थान पे है? तो ये चौथा है। रेलवे लाइन की लंबाई में भारत चौथे स्थान पे है पूरे विश्व में रेलवे लाइन की लंबाई में। अगर उसके बाद पूछे भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन की लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रेलवे बोर्ड की अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय जो रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। अगर आपसे पूछे कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, भारत में रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 1949 में। रेलवे 1951 में भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और भारत में अगर आपसे पूछे कि रेलवे जोन कितने हैं, भारत में रेलवे जोन कितने वर्तमान समय में, तो 18 है रेलवे जोन। अभी नया बना है, लेटेस्ट में करंट अफेयर का प्रश्न भी है, वो बना है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, या फिर दक्षिण तटीय रेलवे जोन। आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है तो हिंदी में लिखिए। इसको कहते हैं दक्षिण तटीय रेलवे जोन। और इस दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में इसका मुख्यालय है। अगर इसका उद्घाटन अगर आपसे पूछे, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किसने किया था 2025 में, तो इसका उद्घाटन किए थे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी किए थे इसका उद्घाटन। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में है। और विश्व में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन भारत में रेलवे के मामले में किस नंबर पे है? चौथा स्थान है विश्व में। भारत रेलवे के मामले में चौथा स्थान है, रेलवे की लंबाई के मामले में। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी।
और इसका राष्ट्रीयकरण 1951 में आगे चल के हुआ है। और रेलवे जोन का 18वां जो जोन है वो कौन बना, दक्षिण तटीय रेलवे जोन। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में उद्घाटन इसके मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। अगला प्रश्न कि कौन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, और कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछा जाता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ये बेसिकली कंप्यूटर के प्रश्न होते हैं, जो बेसिक प्रश्न होते हैं कंप्यूटर के, वहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि लैंग्वेज के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ लैंग्वेज के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे पाइथन पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जो लैंग्वेज आज तक एग्जाम में पूछी गई हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पाइथन पूछा जाता है, और कुछ लैंग्वेज जैसे सी क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज, C++ भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। जावा क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट भी आप लोग नोट करेंगे, जावा स्क्रिप्ट भी क्या है, स्क्रिप्ट भी क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट भी क्या है, अगर आपसे पूछे क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है। उसके बाद पास्कल भी पूछे, कंप्यूटर का लैंग्वेज है। और पास्कल के बारे में बेसिक पूछे, बेसिक, ये सभी क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। ठीक, अगर कंप्यूटर के यहीं पर लिखिए कि अगर आपसे पूछे कंप्यूटर के वायरस के बारे में बताइए, कंप्यूटर वायरस, कुछ कंप्यूटर वायरस के बारे में ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये ब्रेन जो है एक कंप्यूटर वायरस है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी में इसको मस्तिष्क कहते हैं। और एक रेड करके कंप्यूटर वायरस है, रेड कोड, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और सेंसर क्या है, ये भी कंप्यूटर वायरस है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और नोट करिए, ड्राई डेस्क क्या है, ये भी कंप्यूटर का वायरस है। ये कंप्यूटर के प्रोग्राम को खराब कर देते हैं, कंप्यूटर को करप्ट कर देते हैं, तो इस वजह से ये हानिकारक होते हैं। तो कुछ कंप्यूटर वायरस के बारे में कम से कम ब्रेन और रेड कोड के बारे में, इन दोनों के बारे में तो जरूर याद रखेंगे। कंप्यूटर के वायरस के बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे आप लोग को बताया जाएगा डेली क्लास में। आप लोग डेली क्लास देखते रहें, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो कौन कंप्यूटर लैंग्वेज है, पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट, पास्कल, बेसिक, ये सभी कंप्यूटर की क्या है, लैंग्वेज है। कंप्यूटर के वायरस के बारे में हमने बताया, ब्रेन, रेड कोड और सेंसर और ड्राइडेक्स, ये कंप्यूटर के क्या हैं, ये कंप्यूटर के वायरस हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न योजना से संबंधित है। ये सभी प्रश्न आपको इकोनॉमी में मिलेगा या फिर आप लोग करंट अफेयर में योजनाओं के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। देखिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था। तो बेटी बचाओ, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है, 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था, क्योंकि बालिकाओं के लिंगानुपात में वृद्धि के लिए इसको शुरू किया गया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बालिकाओं के जो लिंगानुपात है उसको बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। लिंगानुपात में गिरावट आ रही थी, उसके वजह से, इसका कारण था गिरावट की वजह से इसको शुरू किया गया था। और इसके तहत ही, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1000 बार पूछा गया है। 22 जनवरी 2015 को ये भी पूछा गया है। कहाँ से शुरू किया गया था, तो पानीपत से शुरू किया गया था। पानीपत कहाँ पे है, हरियाणा में। क्यों पानीपत से ही शुरू किया गया था, क्योंकि हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है, हरियाणा का सेक्स रेशियो 879 है। कितना है, 879 हरियाणा का सेक्स रेशियो। जो भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है वो हरियाणा है। इस वजह से हरियाणा से शुरू किया गया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत ही एक योजना शुरू की गई थी, जिसको कहा जाता है सुकन्या समृद्धि योजना। ये पूछा जाता है कि सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सुकन्या जो समृद्धि योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कब शुरू की गई थी। तो ये 2015 में शुरू की गई थी। और ये लघु जमा योजना है, मतलब बच्चियों के लिए शुरू किया गया था। और ये लघु जमा मतलब थोड़ा थोड़ा आप जमा कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा धन इसमें जमा कर सकते हैं। ये लघु जमा योजना है।
ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, एक बात और ये पूछा गया है कि कितने वर्ष के बच्चियों के लिए है, तो 10 वर्ष से जो कम वर्ष 10 वर्ष से जो कम है उन बच्चियों के लिए ये योजना थी। ठीक, 10 वर्ष से कम बच्चियों के लिए ये योजना थी। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था, तो ये बालिकाओं के लिंगानुपात में गिरावट के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, ताकि यहाँ पे सेक्स रेशियो को हम लोग भारत में बालिकाओं के सेक्स रेशियो को क्या कर सकें, बढ़ावा दे सकें। 22 जनवरी 2015 को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, 879 भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो आपका हरियाणा ही है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, हरियाणा में है। इस वजह से इसे हरियाणा में लॉन्च किया गया था। 879 यहाँ का लिंगानुपात है। इसी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किया गया था 2015 में, जो कि लघु जमा योजना है, 1 और 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के लिए है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से जो आपको प्रश्न बताया जाएगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग विश्व की सबसे छोटी पक्षी जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, हिमिंग बर्ड। क्या है हिमिंग बर्ड? हिमिंग बर्ड को ये ऑप्शन में कभी कभी गुंजन पक्षी दे देता है। क्या दे देता है? गुंजन पक्षी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुंजन पक्षी कहते हैं। और ये पीछे की ओर भी उड़ सकता है। तो इसकी खासियत एक पूछी जाती है, ऐसी कौन सी पक्षी है जिसका चोंच उसके शरीर से भी बड़ा होता है। तो खासियत के बारे में भी इसका याद रखेंगे। इसका जो चोंच है, इसकी जो चोंच होती है, चोंच इसके शरीर से भी बड़ा होता है। इसकी जो चोंच होती है इसके शरीर से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ विशेषताएं आप लोग इसके बारे में और आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, छोटी जो पक्षी है उसका क्या नाम है, तो हिमिंग बर्ड हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा अंडा अगर आपसे पूछे कि छोटा अंडा किसका होता है, तो वो हिमिंग बर्ड का। अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक का हेलीकॉप्टर किसे कहा जाता है, इसको प्राकृतिक का हेलीकॉप्टर भी पूछा जाता है, हेलीकॉप्टर कह के संबोधित किया जाता है। तो ये सभी का नाम क्या हो जाएगा? ये हैमिंग बर्ड हो जाएगा, हिमिंग बर्ड हो जाएगा इन सभी का जवाब। तो ये सभी चीज़ें हिमिंग बर्ड के बारे में पूछी जाती है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। वह पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है, हिमिंग बर्ड, इसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है, ये इतनी छोटी है कि इसका चोंच जो होता है इसके शरीर से बड़ा होता है। विश्व की सबसे छोटी पक्षी पूछे, हिमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का होता है, तो वो हिमिंग बर्ड का होता है। प्राकृतिक हेलीकॉप्टर किसे कहते हैं? हिमिंग बर्ड या फिर गुंजन पक्षी को कहते हैं। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कौन एक कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक है? कंप्यूटर का हार्डवेयर किसे कहते हैं? देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। सॉफ्टवेयर, देखिए कंप्यूटर का प्रश्न है, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में हम लोग हार्डवेयर को देखेंगे, सॉफ्टवेयर को देखेंगे, क्या होता है, दोनों में अंतर। देखिए, हार्डवेयर वो होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं। हार्डवेयर होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक, जिसका भौतिक स्वरूप हो, जिसको हम लोग देख सकते हैं और जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का वह पार्ट, वो सभी पार्ट जिसे आप लोग आंख से देख सकते हैं और उसको आप क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर ही नहीं, कहीं भी ऐसा कोई भी चीज़ जिसे आप लोग आंख से देख सकते हैं और उसे छू सकते हैं, तो उसको हार्डवेयर कहेंगे। तो हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे आप लोग मॉनिटर हो गया, मॉनिटर आप लोग इसे देख सकते हैं, मॉनिटर। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड ये भी आपका क्या है? और स्पीकर हो गया, स्पीकर ये भी आप लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। और प्रिंटर हो गया, वैसे कंप्यूटर का भाग तो नहीं है, कंप्यूटर से अलग है। और सीपीयू हो गया, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम हो गया, इसे आप लोग छू सकते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क हो गया, इसे आप लोग क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। और पावर सप्लाई, कंप्यूटर का जो
पावर सप्लाई होता है, जिसे एसएमपीएस भी कहते हैं, एसएमपीएस भी बोलते हैं। इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। माउस भी हो गया आपका, तो ये सभी हार्डवेयर हैं। माउस भी क्या है, ये सभी हार्डवेयर हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पावर सप्लाई यूनिट एसएमपीएस। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम जैसे आपका गेम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, या फिर कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप लोग कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिए, वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन कहलाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसको वो कंप्यूटर का प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या फिर उसको एप्लीकेशन कह सकते हैं। एप्लीकेशन, ये सभी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, और बाकी उसको आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल उसको प्रोसेस करने के यूज में आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए, कौन एक कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक है जिसे हम लोग देख सकते हैं और जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। वो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, पावर सप्लाई यूनिट हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, रैम, हार्ड डिस्क, ठीक, एसएसडी, ये सभी क्या होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम, एप्लीकेशन को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हो गया एमएस ऑफिस हो गया। उसके बाद हमने बताया कि कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, एडोब का कोई सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया, या फिर कोई गेम आप डाउनलोड कर लिए, तो वो सभी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित होने वाला पहला बैंक, ऐसा कौन सा बैंक। इकोनॉमी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इकोनॉमी का महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग लगाएंगे कि ये एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित होने वाला, या फिर ऐसा कौन सा बैंक था जिसको पूरी तरह से मैनेज किए थे भारतीय किए थे, उसका नाम है क्या, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। क्या नाम है, पंजाब नेशनल बैंक। क्या नाम है उसका, पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पूछे कब हुआ था, तो इसमें दो डेट मिलती है, 1894 या फिर 1895, लेकिन दोनों आप लोग याद रखेंगे, 1895 ज़्यादा मिलता है। ये इसमें इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय फिर कहाँ स्थापना हुई थी, तो ये लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। एक और प्रश्न यहाँ पे नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि भारत में स्थापित पहला बैंक, ये तो लाहौर में चला गया। अगर आपसे पूछे कि भारत में स्थापित पहला बैंक, तो भारत में जो स्थापित पहला बैंक है, क्योंकि पहले तो लाहौर भारत में ही था, लेकिन जब बटा तो ये पाकिस्तान में चला गया। लेकिन भारत में स्थापित पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करें, ये भारत में स्थापित पहला बैंक था। इसकी स्थापना 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, ये 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि भारतीयों द्वारा, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा, ये तो प्रबंधित किया गया था, यानी मैनेज कर रहे थे भारतीय। अगर आपसे पूछे पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन था, तो ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीयों द्वारा संचालित, यहाँ से तीन चीजें आप लोग केवल याद रखेंगे। भारतीयों द्वारा संचालित मतलब रेगुलेट, भारतीयों द्वारा संचालित होने वाला पहला बैंक कौन था, पहला बैंक कौन था, इसमें पूरी तरह से भारतीय लोग इसको चला रहे थे। उसको कहा जाता है अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक है, अवध कॉमर्शियल। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं और तीनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इसका क्या नाम है, अवध कॉमर्शियल बैंक। और अवध कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। कब हुई थी, 1881 में। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित होने वाला पहला बैंक कौन था, हमने बताया उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक है। 1894-95 में इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत में स्थापित पहला बैंक कौन था, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन था, तो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था उसका अवध कॉमर्शियल बैंक था। 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। तीनों का तीनों अलग अलग बात है और तीनों चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। पूरी तरह से प्रबंधित पूछे तो पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक 1894-95। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक पूछे तो अवध कॉमर्शियल बैंक।
और भारत में स्थापित पहला बैंक पूछे तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि कौन भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा है। तो भारत में जो स्थानीय सरकार का हिस्सा है वो है, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका आ जाता है इसका पहला भाग आ जाता है पंचायती राज। इसका पहला भाग क्या है? पंचायती राज। और इसका दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं नगर पालिका। क्या कहते हैं इसको? दूसरा भाग नगर पालिका कहते हैं। और पंचायती राज को कितने भागों में बांटा गया है? एक ग्राम स्तर पे है जिसको कहते हैं ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं? इसको तीन भागों में बांटा गया है। ग्राम स्तर है जो, इसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। और दूसरा हो गया आपका पंचायत समिति जो कि आपके ब्लॉक स्तर पे होता है। पंचायत समिति किस स्तर पे होता है? ये ब्लॉक स्तर पे होता है। पूछा जाता है कि ब्लॉक स्तर पे कौन सी संस्था होती है, तो ये पंचायत समिति होती है। ब्लॉक स्तर पे क्या होता है? पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पे या फिर मंडल स्तर पे अगर आपसे पूछे कि मंडल स्तर पे ये क्या होती है? पंचायत समिति होती है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी में आता है आपका एक चीज और, आप लोग जिला परिषद याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? जिला परिषद याद रखेंगे। जिला परिषद ये भी इसमें आ जाएगा। तो इसके तीन पार्ट होते हैं। पंचायती राज में ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पे या पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर या फिर मंडल स्तर पे होता है, और जिला स्तर पे क्या होता है? जिला परिषद होता है। और नगर पालिका को भी इसे तीन तरह के बांटा गया। एक नगर पंचायत हो गया, नगर पंचायत जो कि नगर स्तर पे होता है, नगर पंचायत उसको कहा जाता है। और दूसरा होता है नगर पालिका, और तीसरा क्या होता है? नगर निगम। तो इन सभी चीजों को याद रखेंगे। दूसरा होता है नगर निगम। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कि कौन भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा है। तो स्थानीय सरकार के हिस्से पंचायती राज और नगर पालिका दोनों हैं। और पंचायती राज को हम लोग तीन भागों में बांटा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर और मंडल स्तर पे होते हैं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे होती हैं, और जिला परिषद जिला स्तर पे होती हैं। और नगर पालिका को भी तीन भागों में, एक नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होता है, और एक नगर निगम होता है। नगर पालिका परिषद होता है, ये नगर पालिका परिषद और नगर निगम होता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि भारत में लोगों की योजना किसने तैयार की थी। तो इसको तैयार करने वाले हैं एम.एन. राय। कौन? एम.एन. राय ने भारत में लोगों की योजना तैयार की थी। और भारत में ये इकोनॉमी का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? इकोनॉमी का। तो इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिवीजन हो जाएगा। अब भारत में कुछ योजनाएं, इकोनॉमी में जब स्टार्टिंग में कुछ योजनाएं भारत में लाई गई थी, और उसके बारे में पूछा जाता है कि ये योजना कब आई, किसने लॉन्च किया इसको। तो जैसे भारत में पीपुल्स प्लान के बारे में भी पूछा जाता है। इकोनॉमी का टर्म है पीपुल्स प्लान, आप लोग पढ़े होंगे। ये पूछा जाता है कि कब आया भारत में। तो ये 1945 में आया था। भारत में पीपुल्स प्लान कब आया था? 1995 में। और सर्वोदय योजना इकोनॉमी में आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वोदय योजना ये किसने लाया था भारत में? तो ये जयप्रकाश नारायण ने इसे शुरू किया था। किसने? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने इसको शुरू किया था 1950 में। कब? 1950 में। बॉम्बे प्लान के बारे में भी पूछा जाता है। बॉम्बे प्लान जो कि 8 उद्योगपतियों ने इसकी स्थापना किया था। बॉम्बे प्लान के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बॉम्बे प्लान, इसको और किस नाम से जाना जाता है? बॉम्बे प्लान को इसको कहा जाता है टाटा बिरला प्लान इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाटा बिरला प्लान इसका अन्य नाम है। और इसको किसने शुरू किया था बॉम्बे प्लान को? तो 8 उद्योगपतियों ने इसे शुरू किया था। तो इसको शुरू करने वाले कौन है? यहाँ पे नोट करेंगे बॉम्बे प्लान के बारे में। तो शुरू किया था 8 उद्योगपति ने, 8 बिजनेसमैन ने बॉम्बे प्लान को शुरू किया था। 8 उद्योगपतियों ने इसे शुरू किया था। 8 उद्योगपतियों ने शुरू किया था। और इसके बारे में अगर आपसे पूछे कब शुरू हुआ था, तो ये भी 1944
1944-45 में इसे शुरू किया गया था। बॉम्बे प्लान के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है और ये सभी इकोनॉमी के प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे लोगों की योजना किसने शुरू किया था, तो ये एम.एन. राय ने शुरू किया था लोगों की योजना। और पीपुल्स प्लान 1945 में आया था भारत में। और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने 1950 में शुरू किया था। कब शुरू हुआ था, 1950 में। और बॉम्बे प्लान, जिसे टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है, ये 1944-45 में भारत के 8 उद्योगपतियों ने शुरू किया था। ये भी इकोनॉमी में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है। अगर निकट दृष्टि दोष पूछे तो उसको मायोपिया कहते हैं। मायोपिया इंग्लिश टर्म है, क्योंकि एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हों इसी वजह से इंग्लिश टर्म में पूछा जाता है। जब निकट दृष्टि दोष रहेगा ना, तो उसमें जो दूर की चीजें हैं, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो जो दूर की चीजें हैं वो स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। और जो निकट की चीजें हैं ना, जो निकट की चीजें हैं वो कैसा दिखाई देगा, वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। अब अच्छा, इसके निवारण में कौन सा लेंस, जो निकट दृष्टि दोष है, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निवारण जो होता है इसका, निकट दृष्टि दोष है तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो आपका दूर दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष की बात करें, इसमें जो है दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर की चीजें जो है वो स्पष्ट दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, एकदम साफ साफ दिखाई देंगे। दूर दृष्टि दोष रहेगा, अगर दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर की चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसमें गलत लिखा हुआ है, दूर की चीजें जो है वो स्पष्ट दिखाई देंगी दूर दृष्टि दोष में। और लेकिन निकट की चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। निकट की चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे उल्टा हो गया है, निकट दृष्टि दोष में निकट स्पष्ट दिखाई देगा, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो ये अंतर है, इसमें यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था, वो भी कहाँ से, साइंस से। ये आप लोग को किस में पढ़ाया जाएगा, ये आप लोग को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, मनुष्य के निकट दृष्टि दोष का क्या कारण, मनुष्य में निकट दृष्टि दोष का क्या कारण कहलाता है, मनुष्य में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है, इसको कहते हैं मायोपिया कहते हैं। क्या इसमें दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। चेंज कर ले भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं और जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसमें दूर की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दूर स्पष्ट दिखाई देगा, निकट की चीजें स्पष्ट नहीं। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं इसके निवारण में। ठीक, चलिए अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो जो अल बरूनी है ना, महत्वपूर्ण है, अल बरूनी ये भारत आया था तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ में। किसके साथ में आया था, महमूद गजनवी के साथ में, जो कि एक आक्रमणकारी था। इसके साथ में ये भारत आया था अल बरूनी। ठीक, भारत आया था अल बरूनी। अल बरूनी एक फारसी विद्वान था। कौन था, फारसी विद्वान था। और इसकी पुस्तक पूछी जाती है भाई, इसकी पुस्तक कौन कौन सी थी, अल बरूनी की। तो इसकी पुस्तक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, किताबुल हिंद, और जिसे तहकीक ए हिंद कहा जाता है। और तहकीक ए हिंद या फिर इस पुस्तक को ही कहा जाता है किताबुल हिंद। क्या कहा जाता है,
किताब किताब उल हिंद, ये पुस्तक किसकी है? तो ये अल-बरूनी की ही पुस्तक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी की एक पुस्तक और है जिसके बारे में पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि तारीख ए हिंद किसकी पुस्तक है, तो अल-बरूनी की पुस्तक है तारीख ए हिंद। अल-बरूनी का एक नाम और मिलता है, इसका अन्य नाम अगर आपसे पूछे कि इसका अन्य नाम क्या है अल-बरूनी का, तो अबू रेहान इसका अन्य नाम है। क्या नाम है? अबू रेहान इसका अन्य नाम है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो अल-बरूनी किताब पढ़ वो क्या पुराण पढ़ने वाला पहला मुसलमान अगर आपसे पूछे, पुराण एग्जाम में पूछा गया है, पुराण पढ़ने वाला पहला मुसलमान भी कौन था, पहला मुस्लिम कौन था? तो पुराण पढ़ने वाला पहला मुस्लिम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये था अल-बरूनी। कौन था? पुराण पढ़ने वाला पहला मुसलमान भी अल-बरूनी था। तो अल-बरूनी के बारे में इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें हमने क्या बताया आपको कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? हमने बताया महमूद गजनवी के साथ में। ये एक फारसी विद्वान था जिसकी पुस्तक थी किताबुल हिंद, जिसको तहकीके हिंद भी कहा जाता है, और तारीख ए हिंद भी इसी की पुस्तक थी। और ये इसका अन्य नाम क्या था? अबू रेहान इसका अन्य नाम था। और पुराण पढ़ने वाला अगर आपसे पूछे कि पहला जो है मुस्लिम कौन था, अल-बरूनी पुराण पढ़ने वाला पहला मुस्लिम था। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका साइंस से है। कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, जैसे सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये स्टैटिक में भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा और साइंस आप लोग पढ़ेंगे उसमें भी आप लोग को ये मिल जाएगा। ठीक, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? इसके अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। पक्षियों के अध्ययन को। और भी कुछ चीजें, जैसे अगर आपसे पूछे कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, चलिए रिवीजन रिवीजन कर लीजिए। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। अगर आपसे पूछे कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम में 1000 बार पूछा गया, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं शैवाल के अध्ययन को। ठीक, ये सभी बातें एग्जाम में 1857 बार पूछी जाने वाली प्रश्न है। कोशिका का अध्ययन पूछा जाता है, क्या कहते हैं? बहुत ही बेसिक प्रश्न है, क्योंकि ये सभी बातें लगभग आप लोग को याद भी हो गई होंगी। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन को कहते हैं। अगर वहीं पे जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के स्टडी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए हमने क्या बताया कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। और विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सभी चीजें आप लोग जरूर करते रहें। यही तो है हम लोग का टॉनिक, या फिर कह सकते हैं मोटिवेशन। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि ये पॉलिटी से प्रश्न है महत्वपूर्ण, कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। तो भारत में पहली लोकसभा की स्थापना भी 1952 में हुई थी, और राज्यसभा की स्थापना भी 1952 में हुई थी। तो इस वजह से संसद अस्तित्व में कब आई थी भारत में, तो ये 1952 में हुई थी। क्योंकि संसद की बात करें तो ये सरकार का क्या होता है? विधायी अंग होता है। सरकार का ये एक कैसा अंग होता है? तो सरकार का एक विधायी
अंग होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। संसद के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछे कि संसद किस भाग में है, तो भाग नंबर 5 में है। संसद हमारे संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में। संसद की बात करें, अनुच्छेद कितने कितने हैं? तो 79 से लेकर के 122 अनुच्छेद तक ये है। किसमें? अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक जो विस्तार है वो संसद का विस्तार है। अगर आपसे यहीं पे 79 अनुच्छेद के बारे में बताइए, उसी से आधी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपसे पूछे 79 में क्या कहा गया है, तो इसमें संसद के बारे में बताया गया, या फिर आप कह सकते हैं कि संसद के अंग के बारे में बताया गया। संसद के अंग क्या क्या होते हैं, तो बाबू बताइए। तो संसद का अंग होता है, 3 अंग होते हैं। लोकसभा, अगर सदन पूछे दो अंग होते हैं। कौन कौन से? अगर सदन पूछे संसद के कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के सदन होते हैं। अगर अंग पूछे तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के संसद के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 52। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। चलिए, सिंपल सा प्रश्न था, इसका रिवीजन करते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी 1952 में आई थी। ठीक, सरकार का विधायी अंग किसे कहते हैं? संसद को कहते हैं। भाग किस में है संसद के बारे में? 5, अनुच्छेद 79 से 122 तक का विस्तार जो है हमारे संविधान में, वो संसद के बारे में है। अनुच्छेद 79 के बारे में हमने बताया, इसमें संसद के बारे में है, संसद के अंगों के बारे में। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा 80 में, राष्ट्रपति 52 में। अगला प्रश्न है कि वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो देखिए, वनों की कटाई के लिए थोड़ी बहुत जिम्मेदार कृषि है। कृषि, क्योंकि खेती की कमी पड़ रही है तो वन काट के लोग खेत बना रहे हैं। और दूसरी इसकी हो गई शहरीकरण। क्या होगा? शहरीकरण। शहरीकरण क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक, शहरीकरण हो रहा है, वन को काट काट के शहर बनाए जा रहे हैं, तो ये शहरीकरण हो गया। अब एक यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या वृद्धि होगा तो खेती की कमी होगी, तो खेती की कमी होगी तो आप लोग को क्या, आप लोग ध्यान रखेंगे, तो वहाँ पे वन काटे जाएंगे। और दूसरी बात, शहरीकरण किए जाएंगे। शहरीकरण मतलब शहर बनाए जाएंगे, तो ये सभी कारण हो जाएगा वनों की कटाई। वनों की कटाई के लिए यहाँ पे एक चीज और रिलेट हो जा रहा है, जिसको आप लोग कहते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग से पूछे अगर, ये किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन, तो ये वन के संरक्षण से संबंधित था। तो वनों के संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाव, तो ये संबंधित था वनों के संरक्षण से। सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे, और उत्तराखंड में ये चलाया गया था चिपको आंदोलन। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर आपसे पूछे कि वनों का देश किसे कहा जाता है, विश्व में वनों का देश किसे कहते हैं, तो ये कांगो गणराज्य को क्या कहते हैं? कांगो गणराज्य को क्या कहते हैं? वनों का देश कहते हैं। कांगो गणराज्य कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। ठीक, कांगो गणराज्य। अगर आपसे पूछे कि जो चीड़ के वृक्ष होते हैं, चीड़ के वृक्ष या फिर फर के वृक्ष होते हैं, स्प्रूस, ये वृक्ष जो होते हैं, स्प्रूस, और भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और लार्च, ये सभी जो वृक्ष होते हैं वो किसके लिए फेमस? ये ये कोड़धारी वन होते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? कोड़धारी वन, या फिर इसे क्या कहते हैं? टैगा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगा वन भी कहते हैं। तो इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या बताया? कुछ वनों से संबंधित प्रश्न बताया। जैसे वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार कारक है कृषि भी है, शहरीकरण भी है, जनसंख्या वृद्धि आप लोग जानते हैं। चिपको आंदोलन वनों से संबंधित है। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे वनों का देश कहा जाता है? कांगो गणराज्य को अफ्रीका का एक देश है, इसको क्या कहा जाता है? वनों का देश कहा जाता है। चीड़ हो गया, फर हो गया, स्प्रूस हो गया, लार्च हो गया, ये सभी कोड़धारी वन के या फिर टैगा वन के एग्जाम्पल हैं। रियो घोषणा कब अनुमोदित हुआ? रियो घोषणा जिसे क्या कहते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रियो घोषणा को इसको कहते हैं, ये किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। रियो घोषणा या फिर इसे पृथ्वी शिखर, इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। और ये हुआ था 1992 में। 1992 में, और कहाँ पे हुआ था? रियो में हुआ था। रियो कहाँ पे है? ब्राजील का एक शहर है। यहाँ पे एक बार ओलंपिक भी हुआ था 2016 में, तो यहाँ पे ये हुआ था। और किसने किया था रियो शिखर सम्मेलन? अगर आपसे पूछे कि किसने किया था, तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था। ये भी बातें यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, और रियो घोषणा में क्या क्या कार्य हुए थे ये भी बातें एग्जाम में पूछा गया था। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे, एजेंडा 21। एजेंडा 21 इसी में जारी किया गया था। एजेंडा 21 योजना भी इसमें जारी हुआ था और रियो घोषणा भी हुआ था। और वन के सिद्धांत इसमें क्या किए गए, दिए गए, वनों के सिद्धांत भी इसमें बताए गए। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, हमें हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं या फिर जनरल अवेयर से भी आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। देखिए, रियो घोषणा कब अनुमोदित किया गया था, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 1992 में रियो ब्राजील में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हुआ था। और इसमें एजेंडा 21 को यहाँ पे मुख्य उद्देश्य रखा गया और वनों के सिद्धांत को इसमें प्रस्तुत किया गया था। आगे बात करते हैं, हमारे हिस्ट्री से प्रश्न आ चुका है और प्राचीन इतिहास से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे अक्सर देखा जाता है, तो बैल का जो चित्र है वो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पे दिखता है। एक श्रृंगी पशु इसे ही, या फिर आप लोग को ध्यान रखना है, एक श्रृंगी भी पशु एग्जाम में मिल सकता है। एक श्रृंगी पशु भी मिल सकता है। देखिए, श्रृंगी गलत लिखा गया है, आप लोग बताएंगे सही तरह से श्रृंगी कैसे लिखा गया जाता है। और कुबड़ वाले सांड का भी चित्र मिलता है आपको। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें, कुबड़ वाले सांड या फिर बैल का चित्र भी हड़प्पा कालीन मोहरों पे मिलता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अक्सर पूछे किसका चित्र देखा जाता था, वो बैल का ही चित्र मिलता था। एक चीज बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र कहाँ से मिले थे, या फिर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिले थे, विशाल स्नानागार का चित्र कहाँ से मिला था, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल अन्नागार का चित्र कहाँ से मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार का चित्र कहाँ से मिला था, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले थे, कुओं के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो ये सभी आपके मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला था। तो ये सभी बातें भी यहाँ पे आप लोग रंगे हाथ याद रखेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए। देखिए क्या महत्वपूर्ण था कि कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे अक्सर देखा जाता था, तो बैल का चित्र देखा जाता था, या फिर आप लोग याद रखेंगे एक सिंगी पशु, कुबड़ वाले सांड, इन सभी चीजों का चित्र मिलता था हड़प्पा कालीन मोहरों पे। सूती वस्त्र पूछे, विशाल अन्नागार पूछे, विशाल स्नानागार, कुओं के अवशेष, ये सभी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता था, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है वर्तमान स्थिति कहाँ पे मोहनजोदड़ो की, पाकिस्तान में है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1922 में सिंधु नदी के किनारे इसे खोजा गया था। फिर ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सत्र बुलाने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। सत्रावसान की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्र को बुलाने की शक्ति और सत्रावसान की शक्ति, ये दोनों ये शक्ति किसके पास है, भारत में राष्ट्रपति जी के पास में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा भंग कौन कर सकता है भारत में, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास में है, तो ये भी लोकसभा भंग करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास में है। अनुच्छेद 85 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगर आपसे पूछे कि दो सत्रों के बीच में संसद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दो सत्रों के बीच अंतराल कितने माह का हो सकता है और कम से कम कितने माह का अंतराल हो सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। संसद के दो सत्रों के बीच में न्यूनतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये बातें अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे संसद का एक साल में कम से कम कितनी बैठक होती है, कम से कम कितनी बैठक हो सकती है, एक साल में कम से कम बैठक कितनी होती है संसद की, तो एक साल में कम से कम बैठक करना अनिवार्य है। यहाँ पे 2 बैठक करना अनिवार्य है संसद का। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
ठीक, यहीं पे अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति कौन है, संयुक्त संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात करें तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और इसमें अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके सामने, जिसे हमने बताया। चलिए इसका रिवीजन कर लीजिए कि सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति जी करते हैं, सत्रावसान करने का काम राष्ट्रपति जी करते हैं, लोकसभा भंग करने का काम राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत करते हैं। और दो सत्रों के बीच में अंतराल हमने बताया कि कितना हो सकता है, 6 माह का अंतराल हो सकता है और इससे कम नहीं हो सकता। एक साल में कम से कम संसद की बैठक कितनी हो सकती है, तो 2 बैठक इसमें अनिवार्य है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, अनुच्छेद नंबर 108 का प्रयोग करके बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। इस पे अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा स्पीकर, वर्तमान समय में 18वीं लोकसभा है और उसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला साहब उसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं कि पाचन तंत्र के चरणों का सही क्रम क्या है। तो पाचन तंत्र के जो चरण होते हैं, तो देखिए सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को चबा करके निगलना अंतर्ग्रहण होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। फिर उसका होता है अवशोषण, जो पाचन पच करके जो छोटे छोटे पदार्थों के में टूटा है उसका क्या होगा, अवशोषण हो जाता है। अवशोषण के बाद एक टर्म आता है जिसको कहते हैं स्वांगीकरण। जो अवशोषण हो चुका है, जो भी आपका मटेरियल आपको मिला है, जो भी जूस वगैरह मिले हैं अवशोषण के बाद, उसको शरीर अपने उपयोग में लेता है, तो उसको कहते हैं स्वांगीकरण। फिर होता है मल परित्याग। मल परित्याग का मतलब क्या हो गया, हगटन। मल परित्याग का मतलब हगटन। जब मल को बाहर निकाल दिया जाता है तो हो जाएगा मल परित्याग। तो अगर आपसे पूछे कि पाचन में हमारे भोजन के पाचन में सहायक कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, एक चीज और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी ग्रंथियां सहायक होती हैं। तो इसमें यकृत सहायक होती है। यकृत जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीवर, ये हमारे भोजन के पाचन में सहायक होती है। और एक होता है अग्न्याशय। अग्न्याशय भी भोजन के पाचन में सहायक ग्रंथि होती है। और लार ग्रंथियां भी इसमें पाचन में सहायक होती हैं, लार ग्रंथियां। उसके अलावा ये सभी ग्रंथियां हैं जो पाचन में सहायक होती हैं। ठीक, इसके अलावा छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी जो हैं पाचन की क्या है, अंग होते हैं, पाचन अंग होते हैं। ठीक, तो आगे यहाँ पे भोजन के पूरे आहार नाल की लंबाई अगर आपसे पूछे कि पूरे जो आहार नाल होता है, यानी कि मुख से लेकर के, मुख गुहा से लेकर के मल परित्याग, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, मल परित्याग, यानी कि मुख से लेकर के एकदम लास्ट तक में पूरी आहार नाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 10 मीटर। कितनी लंबाई होती है, 10 मीटर। पूरे आहार नाल की लंबाई पूछे, गुदा द्वार, हाँ गुदा द्वार तक पूरा, मतलब मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक पूरी लंबाई कितनी होती है, 10 मीटर या फिर 30 फीट। और इस पूरे आहार नाल में सबसे बड़ी पूछे कौन सी अंग होती है, पाचन ग्रंथि होती है, वो होती है सबसे बड़ी छोटी आंत। सबसे ज्यादा लंबाई 10 फीट में से छोटी आंत की होती है। कितनी छोटी आंत की लंबाई होती है, आप सभी जानते हैं, 6 फीट, लगभग 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। छोटी आंत की लगभग 20 फीट इसकी लंबाई होती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। बढ़िया प्रश्न था कि देखिए ये आपका साइंस से बढ़िया प्रश्न था कि पाचन तंत्र के चरणों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, फिर मल परित्याग होता है। क्या होता है, मल परित्याग होता है। इसमें सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, यकृत जिसे लीवर कहते हैं, अग्न्याशय होती है, फिर लार ग्रंथियां। इसमें मुख्य रूप से ये 3 सहायक ग्रंथियां पूछे। आहार नाल की लंबाई पूरा मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक की लंबाई 10 मीटर होती है, उसमें से 6 मीटर की छोटी आंत होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि ये भी इकोनॉमी का प्रश्न है। इकोनॉमी का आप लोग इकोनॉमी में ऐसे भी प्रश्न पढ़ेंगे कि वित्तीय सेवाओं, बैंक खाते, क्रेडिट, बीमा, पेंशन
आदि के लिए 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसके लिए शुरू की गई योजना थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब इस योजना के बारे में पूरा डेट ये आप लोग को याद रखना, क्योंकि 1000 बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसकी पूरे डेट आप लोग याद रखेंगे कि इस योजना को शुरुआत कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। किसने शुरुआत किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा खाता भारत में इस योजना के तहत खोला गया था। तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसको मान्यता भी दी गई है। भारत में 2 ऐसी योजनाएं हैं जिसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता मिली है। एक तो ये हो गया, एक तो आपका सब्सिडी वाला था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करिए। चलिए, इतना बहुत है। तो देखिए, वित्तीय सेवाओं, बैंक खाते, क्रेडिट, बीमा या फिर पेंशन के लिए 2014 में कौन सी योजना? हमने बताया प्रधानमंत्री जन धन योजना, 28 अगस्त 2014। इसकी पूरी डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में 1000 बार ये पूछा गया योजना है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एक 1916 की याद रखेंगे, और ये 1907 का जो आपका जो सूरत अधिवेशन था। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, पहले 1916 की जो लखनऊ अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। कौन किए थे इसकी अध्यक्षता? अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल, इसमें क्या हो गया था? गरम दल और नरम दल, इसमें समझौता हो गया था। साथ में इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी, कांग्रेस एंड जो आपका मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग, इसमें भी क्या हो चुका था? इसमें भी क्या हो चुका था? समझौता हो चुका था। तो ये तो इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग या फिर गरम दल और नरम दल में इसमें विभाजन कब हुआ था? तो गरम दल और नरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में इसका कांग्रेस का क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का क्या हुआ था? ये विभाजन हो गया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका रिवीजन करते हैं कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार थी। गरम दल और नरम दल में इसमें क्या हुआ था? समझौता हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी इस अधिवेशन में समझौता हुआ था। और इसका विभाजन कब हुआ था? तो गरम दल और नरम दल में विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया था। आगे बात करते हैं। कह रहा है किस विद्वान ने भूगोल शब्द गढ़ा था? तो भूगोल नामक शब्द गढ़ने वाले थे इरेटोस्थनीज। क्या नाम था इनका? इनका नाम था इरेटोस्थनीज। इन्होंने क्या किया था? भूगोल नामक शब्द गढ़ा था। लेकिन अगर यहीं पे पूछे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज नहीं, केवल शब्द गढ़ा किसने? भूगोल, तो इरेटोस्थनीज हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकेटियस नामक व्यक्ति को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि मेरे पे व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। अगर आपसे पूछे कि भूगोल नामक शब्द किसने गढ़ा था? इरेटोस्थनीज। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। और व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे आपको वान हम्बोल्ट। कौन हो जाएंगे? वान हम्बोल्ट। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। एक चीज और, अगर आपसे पूछे कि भारत का भूगोल ये पुस्तक किसने लिखा था, भारत का भूगोल ये पुस्तक किसने, ये सभी अलग अलग चीजें हैं। भारत का भूगोल पुस्तक नामक टॉलमी ने लिखा था। किसने लिखा था? भारत का भूगोल ये पुस्तक किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा था।
तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किस विद्वान ने भूगोल शब्द गढ़ा था। तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द गढ़ा था। किसने गढ़ा था? इरेटोस्थनीज ने। और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को। आधुनिक भूगोल का जनक पूछे किसे कहा जाता है? वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो ये एंग्लो इंडियन को करता है। किसको? एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था। यहाँ पे देखिए मनोनीत कर सकता था, लेकिन अभी ये मनोनीत नहीं कर सकता। क्यों मनोनीत नहीं कर सकता? इसको एंग्लो इंडियन को कहीं कहीं ऑप्शन में आंग्ल भारतीय भी मिलता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते होंगे। आंग्ल भारतीय ये एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन पहले इसको मनोनीत किया जाता था, पर इसको अब कर दिया गया है समाप्त। कब समाप्त किया गया है? इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? 104वां संविधान संशोधन 2019 में के तहत। और कौन सा बिल था इसको समाप्त करने के लिए? बिल 126वां बिल था। इसके तहत इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब राष्ट्रपति किसी भी समुदाय के 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन जो 2 सदस्य हैं उसे अब लोकसभा में मनोनीत नहीं कर सकता, इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो अभी भी राष्ट्रपति के पास में राज्यसभा में मनोनीत करने के लिए, राज्यसभा में ये कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पे 12 सदस्य को ये मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसी तरह राज्यों की बात करें तो जो आपका राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल होता है। ये आपके विधान परिषद में कितने सदस्यों को अगर आपसे पूछे मनोनीत करता है? विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को ये मनोनीत करता है। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। पॉलिटी से था ये प्रश्न, किसे था? पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन जिसे आंग्ल भारतीय थे इसको मनोनीत कर सकता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसे समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत बिल कौन सा था? 126वां बिल के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यपाल विधानसभा में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये राइट अभी भी है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एडिशनल तौर पे आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का क्या अर्थ है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का अर्थ था डिजिटल साक्षरता। इसका क्या अर्थ था? डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका क्या अर्थ था? डिजिटल साक्षरता अभियान। और अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम ये शुरुआत कब हुआ था? तो ये 2017 में शुरुआत हुई थी योजना। आइए चलिए भारत में देखिए, ये सभी इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। इकोनॉमी की योजनाएं, क्योंकि योजनाओं के बारे में इकोनॉमी में आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी शुरुआत किया गया था भारत में। ये पूछा जाता है कब शुरुआत किया गया, क्यों शुरुआत किया गया? क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये भारत में 2015 में शुरू हुई थी। 2015 और युवाओं को क्या करने के लिए? रोजगार देने के लिए। युवाओं को रोजगार देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। एक योजना है आपका अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना ये भारत में कब शुरू की गई थी? तो ये अंत्योदय योजना ये गरीब परिवार के कल्याण के लिए शुरू किया गया था। गरीब परिवार के कल्याण के लिए ये योजना शुरू किया गया था, अंत्योदय योजना। ठीक, तो ये दोनों योजनाओं के बारे में ध्यान रखेंगे। तो हमने बताया प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का क्या अर्थ था? तो इसका डिजिटल साक्षरता अभियान इसका अर्थ था। 2017 की योजना है, इस वजह से आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि 14, 15, 16, 17 या फिर 2000 तक 2001 की योजनाएं, 2002 की योजनाएं ये सभी पूछी जाती हैं। कुछ अगर प्राचीन योजनाओं के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कम से कम मोदी जी वाली योजना के बारे में तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 को
युवाओं को रोजगार देने के लिए मोदी जी ने शुरू किया था। अंत्योदय योजना, ये ग्रामीण परिवार के कल्याण करने के लिए ये योजना शुरू किया गया था। करो या मरो के नारा किसने दिया था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था, याद रखेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था करो या मरो का नारा? तो ये 8 अगस्त 1942 को, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। इस समय वायसराय भारत में कौन था? लिन लिथगो इस समय भारत में वायसराय था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कहीं पे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, अगर आपसे पूछे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, या फिर आपसे पूछे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक महत्वपूर्ण नारा पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा भी एग्जाम में पूछा गया है। ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने दिया था ये नारा। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, शहीद आजम ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दिया था, जिसे शहीद आजम भी कहा जाता है, इन्होंने दिया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। करो या मरो के नारे किसने दिए थे? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। राष्ट्रपिता बापू भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय, इस समय भारत में गवर्नर लिन लिथगो था। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन था? तो ये था आपका, इसको पूरा नाम आप लोग नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम था इस योजना का नाम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी भारत में? तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा। किसकी स्थापना हुई थी? यूएनडीपी की स्थापना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर पूछे तो नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। नैरोबी कहाँ पे? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। 2025 का अगर आपसे पूछे थीम क्या है यूएनडीपी का, अगर आपसे पूछे कि 2025 का थीम क्या है, तो 2025 का थीम था प्लास्टिक पॉल्यूशन को हराएं। क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करना? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना क्या है, इसका थीम है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो महत्वपूर्ण थी आपकी, करंट अफेयर से भी महत्वपूर्ण है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधियों का समन्वयन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसका नाम है क्या है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी इसका फुल फॉर्म है यार, सर क्या करते हो? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा हुई थी। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में इसका है। बंगाल विभाजन के पीछे कौन सा कारण था? तो अंग्रेजों का फूट डालो। अंग्रेजों का कौन सा कारण था? अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो की नीति जो थी, राज करो की जो नीति थी, ये बंगाल विभाजन का कारण बना था। फूट डालो और राज करो की नीति। बंगाल विभाजन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये आप लोग बताएंगे 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन को एक क्या कहा गया? इसको कहा गया भंग आंदोलन, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन को कहा जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस समय कार्यकाल किसका था? इस समय भारत में कार्यकाल किसका था? करजन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ये बात एग्जाम में पूछी जाती है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन भारत में कब चला था? ये चला था 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक, आगे चल करके एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो हार्डिंग सेकंड के द्वारा बंगाल विभाजन को 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या था कि बंगाल विभाजन के पीछे कारण क्या था? तो अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो और राज्य करो की नीति थी, वो बंगाल विभाजन का कारण बना था। बंगाल विभाजन पूछे कब हुआ? 1905 में। इसको कहा गया बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। इस समय कार्यकाल था करजन का। इस समय बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 7 अगस्त 1905 में, और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में किया था। अगला प्रश्न है इंडियन जियोग्राफी से। इंडियन जियोग्राफी से अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है? अगर मुंबई को पुणे से पूछे कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये जोड़ता है भोर घाट दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट दर्रा। अगर आपसे पूछे कि पे मुंबई एंड उसको क्या बोलते हैं, नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मुंबई और नासिक को, तो इसको जोड़ता है पाल घाट दर्रा। क्या नाम है इसका? पाल घाट दर्रा। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे एक दर्रा है जिसको कहते हैं, अरे ये तो है थाल घाट दर्रा यार, वही तो कह रहे हैं, ये है आपका थाल घाट दर्रा। और अगर भोर घाट दर्रा पूछे, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है थाल घाट दर्रा। और एक होता है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये केरल से तमिलनाडु तक जाता है। कहाँ से? केरल से तमिलनाडु तक जाता है। एक और दर्रा अगर आपसे पूछे माना नीति लिपुलेख, ये दर्रा कहाँ पे है? माना नीति एंड लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रा अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में, भारत में उत्तराखंड राज्य में ये तीनों दर्रा है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ता है? भोर घाट दर्रा। मुंबई से नासिक को जोड़ता है थाल घाट दर्रा। और पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु तक जाता है। माना नीति लिपुलेख, ये तीनों दर्रे कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। लैपटॉप जाने वाला है तो इसकी वजह से चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्लास को दोस्तों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।